नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पश्चिम एशिया की समस्या अब बहुत ही विकराल स्थिति में जाने वाली है, क्योंकि मैं जब भी वेस्ट एशिया के संदर्भ में बात करता हूं, तो ये कहता हूं कि इज़राइल को अपने वजूद को बचाने का एक बड़ा सवाल खड़ा होता है वहाँ के नागरिकों और सरकार के सामने। इसलिए वो एक आक्रामक मानसिकता के खिलाफ उससे भी बड़े आक्रामक अंदाज में पेश आते हैं और इसलिए हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। आप याद करिए, 7 अक्टूबर की घटना के बाद इज़राइल में जब मास किलिंग की थी हमास के लोगों ने, और तब उस समय जो भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने ये कहा था इज़राइल एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा कि फिर मुस्लिम देशों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और एक आवाज़ आएगी कि अब या तो हम अपने को बचाएं एक होकर, या इज़राइल के सामने अपने को समर्पित कर दें। और तब ऐसा लगता था कि हम इज़राइल के परस्ती की बात करते हैं या इज़राइल परस्त हैं। लेकिन देखिए, उस ईरान को, जिस ईरान ने इज़राइल को ख़त्म करने के लिए अपने 3-3 प्रॉक्सीज तैयार किए, उसी ईरान के एक बड़े नेता ने, मैं अली खामेनी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के राष्ट्रपति पेजेस्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने जो बात कही है, उसके मतलब और मायने को समझिए और तब आपको लगेगा कि मैं जो बराबर ये बात कहता हूँ कि इज़राइल अपने वजूद को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आक्रमण करेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बातचीत तो वो अमेरिका के लिए करता है, क्योंकि अमेरिका और उसकी साठगांठ को तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अमेरिका भी अगर बातचीत के नाम पर इज़राइल को कहीं रोकेगा तो इज़राइल की जनता और वहाँ की सरकार अब मानने वाली नहीं है। गालिबाफ ने कहा है, और इतने गंदे शब्दों में उन्होंने कहा है कि मुझे वो शब्द दोहराना पड़ा है कि अमेरिका के पागल कुत्ते को अगर इस्लामिक दुनिया के लोग इकट्ठा हो करके रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर इस्लामिक देशों के वजूद पर बड़ा संकट आ जाएगा। ये उस ईरान के संसद के स्पीकर ने कहा है, जो ईरान हमेशा कहता था कि हम इस यहूदी देश, उसकी सरकार और उसकी जनता को मिट्टी में मिला देंगे। आज वो ये बात कहने को इसलिए तैयार हैं और इसलिए वो मजबूर हैं पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि इज़राइल एक साथ 20 देशों से युद्ध लड़ रहा है और प्रमाण के रूप में 5 देशों के खिलाफ सीधे सीधे सैन्य कार्रवाई कर रहा है। अब आप देख लीजिए, अभी अभी खबर यह है कि अब इज़राइल ने यमन को सीधी चेतावनी दी है कि अगर नहीं सुधरे तो ईरान की तरह, गाज़ा की तरह स्थिति बना देंगे। और इसे धमकी मत समझिए, क्योंकि हूती अभी भी ईरान के प्रॉक्सी रेजिस्टेंस फोर्स के तहत जो कुछ भी इज़राइल को नुकसान पहुंचाने की कवायद कर रहे हैं, उसको इज़राइल की सेना और वहां की सरकार ने नोटिस में ले लिया है। क्योंकि ये समस्या अपने सेखी बघारने के लिए नहीं है। इज़राइल का मानना है, इज़राइल के रणनीतिकारों का कहना है कि अगर हमने चुप बैठने का निर्णय ले लिया तो फिर हमारे वजूद को संकट हो जाएगा और हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत मुश्किलों से इस स्थिति में पहुंच पाए हैं। और एक बातचीत में, जैसा कि हमारे साथ प्रतिदिन आर्मी के कर्नल वीरेंद्र शाही जुड़ते हैं और वो कहते हैं, और बराबर उन्होंने कहा कि इज़राइल का एकमात्र मोटो अब यह है कि आगे बढ़ना है, लड़ना है और ज़मीन को कब्जे में लेना है। गाज़ा अभी भी उनके कब्जे में है, उस गाज़ा को जिसको उन्होंने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया। और अब कहना जरूर ये चाहिए, गाज़ा में मानव त्रासदी की स्थिति है। पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन इज़राइल प्रतिदिन हमले करता है। और तब भी मैं ये बराबर कह रहा हूं कि इज़राइल किसी भी
युद्ध विराम को नहीं मानने वाला, उसकी शर्तें अगर माने जाएंगी तो वो रुकेगा, वो अपने तरफ से युद्ध विराम की बात नहीं कहेगा। हाँ, डिप्लोमेटिक तरीके से कहता है हम युद्ध विराम के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। और अभी 24 से 48 घंटे के भीतर गाजा में 80 लोग मारे गए, और वो भी जब वो खाने के लिए क्यू में खड़े थे। उसमें भोले भाले नागरिक भी हैं और हमास के वो लोग भी हैं जो अभी रेजिस्टेंस फोर्स बने हुए हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू की सेना कसम खाई हुई कि हम गाजा को बर्बाद करेंगे तब तक जब तक हमास तबाह नहीं हो जाएगा। और हमास की 90% तबाही की बात अब नेतन्याहू कर रहे हैं। यही नहीं, सीरिया की राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति भवन के ठीक बगल वहां के सुरक्षा बलों के हेडक्वार्टर को, या आप कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय को, उन्होंने तहस नहस कर दिया और इतनी भारी बमबारी की है कि सीरिया की सेना को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। द्रूजियों को बचाने के लिए इजराइल ने कसम खाई है। वो द्रूजी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, वो द्रूजी जो इजराइल में भी रहते हैं और सीरिया में तो रहते ही है वो मुस्लिम, लेकिन इस्लाम को मानते हैं, एकेश्वरवाद को मानते हैं, लेकिन इस्लामिक अन्य परंपराओं से अपने को अलग मानते हैं। द्रूजियों को इजराइल अपना मानता है या अपने विचारों से मेल खाता हुआ एक कम्युनिटी मानता है, और इसलिए उनके सहायता में वो खड़ा हुआ है। सीरिया की तबाही की बात इजराइल कर चुका है और सीरिया को तबाह कर रहा है। और सीरिया में ये स्थिति है कि वहाँ पर कबीलाओं के बीच में जो संघर्ष है, सीरिया अपने आप में बर्बादी की स्थिति की ओर जा रहा है। सीरिया में बमबारी के बाद यमन को ये चेतावनी, और उस चेतावनी के पहले जिस एरिया में हूतियों का कब्जा है वहां पर भारी बमबारी की गई है। अब आप समझ लीजिए। और ये हूती कौन है जान लीजिए, ये हूती ईरान के ही प्रॉक्सी हैं। ये शिया समुदाय से रिलेटेड होते हैं। यमन के आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये यमन के निवासी, लेकिन अपने को ईरान के नज़दीक मानते हैं। और इजराइल कहता है जो ईरान के नज़दीक होगा उसे हम तबाह करेंगे, क्योंकि वो हमारे वजूद पर सवाल खड़ा करता है। और इसलिए वेस्ट एशिया की समस्या बहुत ही क्रिटिकल होने जा रही है। और कम से कम ट्रंप जिस अंदाज में पेश आ रहे हैं राष्ट्रपति बनने के बाद, वो क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। और स्थिति तो इजराइल ये बनाएगा कि इजराइल जो कहेगा वो ट्रंप को करना पड़ेगा। सवाल ये है कि ईरान के राष्ट्रपति, माफ करिएगा, संसद के स्पीकर गालिबाफ ने जो कहा है, क्या मुस्लिम देशों को या उन कट्टरपंथियों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए या नहीं कि उनके बीच में ही कोई एकता नहीं। सच तो यह है कि ईरान को तबाह करने के लिए सुन्नी बहुल अन्य इस्लामिक देश पूरी तरह से तत्परता से लगे हुए हैं। वो इजराइल और अमेरिका का साथ देते हैं। शायद इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे वो लोग जो वेस्ट एशिया की समस्या को समझते ही नहीं। कुछ कट्टरपंथी जो अपने आप को मुस्लिम मामलों का जानकार मानते हैं, वो वेस्ट एशिया पर बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि तुर्की से लेकर जो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का नायक बताता है और साथ ही साथ नाटो का सदस्य है, अमेरिका से भी उसकी अच्छी बनती है, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं इजराइल को रोक ले। और जब बात ईरान के साथ युद्ध रुकवाने की होती है तो वो मीडिएटर की भूमिका में आने की बात करता है। इसलिए इजराइल की आक्रामकता के यथार्थ को समझिए। और अगर वहाँ पर अब्राहम एकॉर्ड के तहत एक दो बातें ट्रंप ने अच्छी की थी कि अगर इजराइल के वजूद को स्वीकार करके वहाँ के सभी देश परस्पर एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करके रहने के लिए कोई समझौता नहीं करते, तो फिर इजराइल तो अपने वजूद तक, और जो कि उसका वजूद रहना सुनिश्चित है, वो तबाही मचाएगा और हर उस कट्टरपंथी इस्लामिक देश पर आक्रमण करेगा जो इजराइल को चुनौती देंगे। और इसलिए बाघेर गालिबाफ भले कह रहे हों अमेरिकी कुत्ता है, पागल कुत्ता है, जो भी कह लें, ऐसी ही बात तो अली खामेनी ही कह रहे हैं। और अली खामेनी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। एक बार वो आए थे, वो भी
एक बहुत बड़े घेरे में, वो भी सार्वजनिक नहीं हुए हैं क्योंकि वो भी निशाने पर हैं और इज़राइल कभी भी टारगेट कर सकता है। उसकी युद्ध विराम की स्थिति ईरान के साथ वैसे है जैसे भारत ऑपरेशन सिंदूर को पॉज दिया है। वो कहने के लिए युद्ध विराम है नहीं, और इसीलिए अली खामेनी अभी तक सार्वजनिक नहीं आ पाए हैं एक बार भी। इसलिए ईरान की स्थिति को बहुत कमज़ोर करने के बाद उसके सहायता पर जीने वाले प्रॉक्सी जितने भी गुट हैं, लड़ाके गुट हैं, उनको इज़राइल तबाह करेगा तब तक जब तक कोई एक बड़ा समझौता नहीं होगा। और वो अब्राहम अकॉर्ड ये है जिसके लिए यूएई, कतर, सऊदी अरब सभी कोशिश कर रहे हैं। वो इज़राइल को मान्यता देना चाहते हैं और इज़राइल से भी वो अपेक्षा रखते हैं कि वो दूसरे इस्लामिक देशों को मान्यता दे और राजनयिक संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तब ये कट्टरपंथी जिनकी अपनी कोई वजूद और औकात नहीं है, ये इन देशों के शासकों को अमेरिका परस्त कहते हैं। सवाल ये है कि अगर आपको परस्ती नहीं करनी तो आप दिखाइए न लड़के, आप युद्ध जीत करके दिखाइए। इज़राइल ऐसा होने नहीं देगा। फिर कह रहा हूँ, इज़राइल को अपने वजूद को बचाना है, इसलिए इज़राइल एक बड़ी लड़ाई की जो घोषणा की कर चुका है, उस लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुँचाएगा। इसलिए सीरिया की तबाही के बाद यमन को भी गाज़ा की तरह, ईरान की तरह बर्बाद करने की बात अगर बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं तो ये बात ईरान के रणनीतिकार और वहाँ के नेता समझ रहे हैं। और इसलिए अगर इन्होंने इज़राइल को अमेरिका का पागल कुत्ता कह करके मुस्लिम उम्मा को एक तरह से झिड़की दी है, उन्हें फटकार लगाई है, तो ये तो सच है कि अब ये बात साबित हो गई कि मुस्लिम दुनिया में दिखाने के लिए एकता है, लेकिन इनके बीच कोई एकता है ही नहीं और इज़राइल इसका फ़ायदा उठा रहा है। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं, ये तो ईरान की तरफ से वहाँ के संसद के स्पीकर गालिबाफ का वो बयान जिसमें वो छिड़की देते हुए कह रहे हैं इज़राइल को हमें एक होकर के रोकना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक एक करके इज़राइल सबको नसीहत देगा, सबको सिखाएगा, युद्ध करेगा और अपना एक्सटेंशन करेगा। मतलब समझिए, वो ग्रेटर इज़राइल की तरफ आगे बढ़ेगा। दूसरे की भूमि पर कब्जा करो और इज़राइल की सीमा को एक्सटेंड करो। ये बात ईरान को पता चल चुका है क्योंकि 12 दिन के युद्ध में ईरान ने इज़राइल की ताकत देख ली। ये सवाल अगर गालिबाफ उठाते हैं तो क्या मुस्लिम देशों की एक सेना बनकर इज़राइल के खिलाफ आक्रमण करने का कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है? शायद ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उनमें ही एकता नहीं है। और सच तो ये है कि सुन्नी बहुल अन्य इस्लामिक देश ईरान की तबाही चाहते हैं और उसमें सबसे बड़ी तबाही तो पाकिस्तान लिख रहा है। अब ये सवाल बड़ा है कि ईरान कश्मीर के मुद्दे पर कभी कभी पाकिस्तान परस्ती कर जाता है, क्या मियां मुनीर और शहबाज शरीफ को भी ईरान सबक सिखाएगा? बहरहाल ईरान सबक सिखाए या न सिखाए, पाकिस्तान तो भारत के निशाने पर है, समय आने पर वो बताया जाएगा। बहरहाल ईरान की तरफ से जो बयान आया है वो मुस्लिम दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और वो ये है कि वो एक ऐसे बुलबुले की तरह अपनी अपनी बात देख रहे हैं, लेकिन एक दिन ईरान की बात अगर नहीं मानी तो इज़राइल सबकी खबर लेगा और सबको बर्बाद करेगा। आप इस बात से असहमत हैं या सहमत हों, आप खुश हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं, लेकिन सच यही है। और इस सच को स्वीकार करते हुए वेस्ट एशिया में शांति की एक बड़ी कवायद की तरफ पूरी दुनिया को आगे आना पड़ेगा, जिसके लिए भारत ने प्रयास किया और भारत ने ईरान को समझाया और उसी समझाने का नतीजा है ईरान कम से कम अभी फ़िलहाल एक युद्ध विराम की स्थिति में पहुंचा है। आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लें।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।